राजेश लॉ सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग SC/ST एक्ट 1989, जिसको एट्रोसिटी एक्ट 1989 के नाम से भी जाना जाता है, जब किसी व्यक्ति पर इस अधिनियम के तहत अपराध दर्ज कराया जाता है तो इस अधिनियम के तहत जो पीड़ित है, जिसने FIR दर्ज कराई, उस व्यक्ति को कितने प्रकार की सुविधाएं दी जाती हैं। एक तो राहत राशि दी जाती है, नुकसान होने पे रोजगार, आवास, कृषि जमीन, खाद्य सामग्री आदि की तो व्यवस्था कराई ही जाती है। इसके अलावा थाने तक आने जाने के लिए, कोर्ट तक आने जाने के लिए, SP हाउस आने जाने के लिए जो खर्चा है, उस खर्चे के बारे में भी प्रावधान इस SC/ST एक्ट के तहत किया गया है। यहाँ आप देखेंगे तो मैंने लिखा है कि अत्याचार से पीड़ित व्यक्ति, उसके आश्रित, साक्षी एवं परिचर को यात्रा भत्ता यानी आने जाने का खर्चा, दैनिक भत्ता यानी जो खान पान में खर्च हुआ, आने जाने में खाने में जो खर्च हुआ, भरण पोषण जो उसके खर्चे पे आ रहा है पैसा, और परिवहन सुविधाएं जिस साधन से वो आया गया है, चाहे पुलिस स्टेशन तक हो या न्यायालय तक हो, जो आने जाने में खर्चा हुआ है, चाहे बस से गया हो, ट्रेन से गया हो, टैक्सी से गया हो, इस खर्चे का भी दिए जाने का प्रावधान इस अधिनियम में किया गया है। आप लोग स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझिए। मैं सभी चीज़ों को बताया हूँ यहाँ पे कि वो किन किन लोगों को इस अधिनियम के तहत अपराध दर्ज होने पे ये TA/DA जिसको शॉर्टकट में कहा जाता है, आने जाने का और खाने का खर्चा, किराया भाड़ा दिए जाने का जो प्रावधान है वो किसको दिया जाएगा, तो किसको किसको किराया भाड़ा और खाने का खर्चा दिया जाएगा, उसका उल्लेख पहले और दूसरे कॉलम में मैंने कर दिया है कि किस किस प्रकार का खर्चा और किस लिए दिया जाएगा, इसका उल्लेख मैंने यहाँ कर दिया। किस लिए दिया जाएगा, कहाँ आने जाने पे दिया जाएगा। अब कोई जो है SC/ST का व्यक्ति अपराध करने के साथ उसके खिलाफ अपराध हुआ, FIR दर्ज करवा दिया। अब FIR दर्ज करवाने के बाद वो उठाया अपना जो है बोरा बिस्तर और चला गया ससुराल, तो ससुराल जाने का जो खर्चा है क्या वो भी सरकार देगी? नहीं। तो किस प्रकार का खर्चा दिया जाएगा, कहाँ आने जाने पे खर्चा मिलेगा, उसका प्रावधान यहाँ किया गया है। ये खर्चा की मांग हम किससे करेंगे, किसकी जिम्मेदारी है ये खर्चा दिए जाने का। तो जब तक हमको ये नहीं पता चलेगा कि ये एप्लीकेशन हम किसके यहाँ देंगे, तो भले हमें अपने राइट के बारे में पता है, अपने अधिकार के बारे में पता है, लेकिन हम उस अधिकार का परिवर्तन नहीं करा सकते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि किसके यहाँ ये एप्लीकेशन देना है। तो जब यही नहीं पता एप्लीकेशन किसके यहाँ देना है, तो फिर इस राइट का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। और फिर ये एप्लीकेशन जब दिया जाएगा तो कितने दिन के भीतर हमको ये यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता, ठीक है, किराया, ये कितने दिन के भीतर मुहैया कराया जाएगा, इन सभी के बारे में इस वीडियो में मैं विस्तृत जानकारी आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप दूंगा। मैं सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि SC/ST एक्ट के बारे में बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी इस चैनल पर उपलब्ध कर दिए गए हैं। आप लोग वहां से जा कर के स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी ले सकते हैं। किसी भी YouTube चैनल पर आप देख लेंगे तो इस तरह से कोई भी जानकारी किसी भी चैनल पे नहीं दिया गया है। आधा अधूरा जानकारी 1 मिनट 2 मिनट का वीडियो बना करके समझा दिया गया है। इस वीडियो के साथ साथ जो एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि अगर कोई बच्चा LLB कर रहा है या करने वाला है या कर चुका है और वो तैयारी के फील्ड में जाना चाहता है कि LLB करने के बाद क्या स्कोप हैं, तो उसका भी वीडियो इस चैनल पे उपलब्ध है कि जो लोग LLB कर लिए हैं उनके करियर में क्या क्या स्कोप हैं, कहाँ कहाँ तक जा सकते हैं, कहाँ किस किस विभाग की नौकरी प्राप्त कर सकते हैं, क्या क्या जीवन में कर सकते हैं। पूरा वीडियो अपलोड है। साथ ही साथ हमारे यहाँ
PCSJ की, APO की, HJS की तैयारी भी कराई जाती है। अगर किसी बच्चे को जो LLB कर रहा है, कर चुका है या करने वाला है, उसे न्यायिक सेवा की तैयारी करना है तो वो इस नंबर पे संपर्क करके अपनी सुविधा अनुसार ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकता है। साथ ही साथ इस वीडियो के अलावा भी कोई भी जानकारी आपको लॉ के बारे में लेना है, ठीक है, कानून से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी प्राप्त करना है तो आप इस नंबर पे संपर्क करके भी अपनी सुविधा अनुसार जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ पे चर्चा करते हैं। अभी एक वीडियो मैंने इसके पहले भी बताया था कि SC ST का अपराध होने पे समझौता कैसे किया जाए। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, उस समझौता के बारे में भी मैंने बताया है कि कैसे कैसे समझौता किया जाता है, कैसे जमानत मिलती है, कब जमानत नहीं मिलती है, ठीक है। फर्जी FIR दर्ज हो गया तो कैसे उसे कैंसिल कराया जाए, FIR नहीं दर्ज हो रहा है तो कैसे दर्ज कराया जाए, सभी के बारे में विधिवत जानकारी आप लोगों को दी गई है। एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि कोई भी व्यक्ति किसी भी समुदाय का हो, चाहे वो अनुसूचित जाति जनजाति का हो, कोई महिला हो, कोई अदर कास्ट का कोई व्यक्ति हो, किसी अन्य धर्म का कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी व्यक्ति के खिलाफ किसी के कहने पे या किसी राजनैतिक बदले की भावना से या किसी पुरानी दुश्मनी की भावना से या किसी रंजिश की भावना से या किसी भी अन्य लालच या प्रलोभन की भावना से आकर के फर्जी केस किसी पे कोई ना दर्ज कराए, ठीक है। बहुत सारे मामले में सुनने में आता है कि लोग एक दूसरे को परेशान करने के लिए केवल फर्जी केस दर्ज कराते हैं। बहुत सारे मामलों में, ठीक है, जैसे SC ST का ही एक्ट मैं ले लूँ तो बहुत सारे केस इसमें लोग कुछ फर्जी भी दर्ज कराते हैं, ठीक है। अब आप कहेंगे नहीं साहब कोई भी केस फर्जी नहीं होता, कुछ ना कुछ उसके साथ ज़रूर होता है, ये बात सही है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी मामले हैं जिसमें फर्जी केस भी लोग दर्ज कराते हैं। कुछ लोगों को मैंने देखा है कि पैसा पाने के लिए फर्जी केस दर्ज करा देते हैं। मैं ऐसे लोगों को बिल्कुल कहूँगा कि कभी भी आप पैसे के लालच में या किसी भी चीज़ के लालच में अपना मान सम्मान मत बेचिए, ठीक है। फर्जी FIR मत दर्ज कराइए। हाँ, लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने गलत किया है, आपके साथ कुछ भी गलत किया है तो ज़रूर FIR दर्ज करवाइए और अपने हक का परिवर्तन कराइए, ठीक है। बहुत सारे मामलों में परेशान किया जाता है लोगों को, लेकिन लोगों को डरा धमका दिया जाता है, नहीं FIR दर्ज करवा पाते हैं, ठीक है। तो वो ज़रूर FIR दर्ज करवाएं, पूरी कानूनी सहायता, उनको कानूनी मदद दी जाएगी। इस नंबर पर संपर्क करके आप अपनी सुविधानुसार जानकारी ले सकते हैं। लेकिन कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति पे, वो केवल SC ST एक्ट की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, किसी भी कानून का फर्जी दुरुपयोग कोई ना करे, किसी पर फर्जी FIR दर्ज करा करके किसी को परेशान ना किया जाए। सबसे अच्छा यह है, क्योंकि अगर आप परेशान आज कर रहे हैं तो कल आपको भी कोई परेशान करेगा। तो इस अधिनियम के तहत अगर कोई भी अपराध हुआ, ध्यान दीजिएगा, मैं जो वीडियो पे आगे चल रहा हूँ कि इस अधिनियम के तहत कोई भी अपराध अगर हुआ है, चाहे धारा 3 लगी हो, धारा 4 लगी हो किसी पे, धारा 3 का चाहे क्लाज 1 हो, 2 हो, इससे कोई मतलब नहीं है। अगर SC ST एक्ट का मुकदमा दर्ज हो गया है तो जो मैं बताने जा रहा हूँ ये नियम उस पर लागू होगा। यहाँ पहले मैंने लिखा है पीड़ित, यानी किसको ये उपचार मिलना है, तो वो कौन व्यक्ति? पीड़ित। पीड़ित किसे कहेंगे? जिसके साथ अपराध हुआ है वो व्यक्ति भी पीड़ित होता है, यानी जिसके साथ मारपीट हुआ है, जिसका नुकसान हुआ है रियल में, उसके जो विधिक वारिस हैं, जो उसके लीगल हियर्स हैं और जो उसके गार्जियन हैं, संरक्षक, वो लोग भी पीड़ित की श्रेणी में आते हैं। जो आश्रित हैं, जो उसके बच्चे हैं, उत्तराधिकारी हैं और लोग, ये सब, और जो गवाह उस मामले में SC ST एक्ट में जो गवाह है, किसकी तरफ से? पीड़ित की तरफ से जो गवाह है, अभियुक्त की तरफ से जो गवाह है, उन पे ये नियम लागू नहीं है। तो जो पीड़ित की तरफ से गवाह हैं वो, अगर वो पीड़ित व्यक्ति महिला है, ठीक है, वो पीड़ित व्यक्ति क्या है, वो प्रत्येक महिला साक्षी, यानी पीड़ित व्यक्ति कौन? पीड़ित नहीं, जो गवाह है वो महिला है। अत्याचार से जो पीड़ित है व्यक्ति है या उसके आश्रित महिला है, यानी अत्याचार से जो पीड़ित है, जिसके खिलाफ इस एक्ट के तहत अपराध हुआ है वो महिला है।
या उसके आश्रित महिला हैं, जैसे कोई पुरुष है उसके साथ अपराध हुआ है लेकिन वो चल बोल नहीं सकता, तो उसकी तरफ से भाग दौड़ कौन करेगा, उसकी पत्नी, उसकी बेटियां, तो वो महिला हो गई। या कोई माइनर अवयस्क व्यक्ति है जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम है, जिसके विरुद्ध अपराध हुआ है। या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी उम्र 60 वर्ष से अधिक हो गई है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। ठीक है, क्या है वो 40, ठीक है, मतलब ऐसे लोग या कोई भी अन्य व्यक्ति जो इस श्रेणी में नहीं आता है, यानी वो महिला साक्षी नहीं है, या पीड़ित स्वयं महिला नहीं है, या आश्रित स्वयं महिला नहीं है, या वो माइनर नहीं है, या वो 60 वर्ष से अधिक आयु का नहीं है, तो क्या है 40% या 40% से अधिक उसकी शरीर निःशक्त है, यानी हैंडीकैप है, विकलांग है वो, कितना 40% या उससे अधिक। तब ऐसे व्यक्ति को अपने साथ कोर्ट में आने जाने के लिए, पेशी पढ़ने पे, या पुलिस स्टेशन पर आने जाने के लिए अपने साथ एक किसी भी व्यक्ति को, जिसको वो चाहे उसको भी ले जाने का अधिकार रखता है, जिससे वो व्यक्ति जरूरत पड़ने पे उसकी समय समय पर मदद कर सके, जिसको परिचर कहा गया है यहाँ पे। क्या? परिचर। तो कोई पीड़ित व्यक्ति, आश्रित या साक्षी, ठीक है, पीड़ित व्यक्ति हो गया, उसका कोई आश्रित हो गया, या गवाह लोग हो गए, या परिचर। परिचर कब होंगे? जब वो लोग इस श्रेणी में आते हों, तो उनके साथ आने जाने के लिए एक सहायक व्यक्ति जो होता है, जिसको परिचर कहा गया। इन लोगों को क्या राइट है? अन्वेषण के दौरान, जांच के दौरान, विचारण के दौरान, या किसी सुनवाई के दौरान। अन्वेषण का मतलब क्या है कि जब एफआईआर या कंप्लेंट दर्ज हो जाएगी तो पुलिस उसमें जो विवेचना कर रही है, ठीक है, उस विवेचना के दौरान पुलिस थाने पर बुलाती है या किसी और स्थान पर बुलाती है, या जब मामला चार्जशीट बन के कोर्ट में पेश होता है, तो कोर्ट में पेशी पड़ने पे हमें कोर्ट में जाना पड़ेगा, यानी अदालत में जाना पड़ेगा। तो वही लिखा है, अन्वेषण, जांच या विचारण के दौरान आने जाने का जो हमारा खर्चा, जैसे हमको गवाही के लिए बुलाया जा रहा है, हमारे गवाह को, यानी अनुसूचित जाति या जनजाति का जो पीड़ित व्यक्ति है उसके गवाह को बुलाया जा रहा है, तो गवाह के आने जाने का खर्चा, पीड़ित के आने जाने का खर्चा, आश्रित के आने जाने का खर्चा, क्या लिखा है यहाँ पे, रेल भाड़ा। रेल भाड़ा में किस प्रकार का टिकट? जो मेल टिकट है, एक्सप्रेस ट्रेनें हैं, ठीक है, या मेल ट्रेनें हैं, उन्हीं का भाड़ा। ठीक है, अब एसी में बैठ के आओ जाओगे तो उसका किराया नहीं मिलेगा। तो रेल भाड़ा, बस या रेल भाड़ा मतलब रेल से नहीं गए हैं तो बस का किराया, या बस भी सुविधा नहीं है आप टैक्सी से गए हैं तो टैक्सी का भाड़ा, यात्रा भत्ता, यानी जो आने जाने में आपने कुछ जलपान किया होगा वो, या अन्य साधन से गए हैं तो यात्रा, यानी ये दैनिक भत्ता, आने जाने में कुछ आपने जलपान किया, जिसको जो है डीए कहते हैं, डीए, ये टीए हो गया, ये डीए हो गया। भरण पोषण जो आपके निर्वहन के लिए खर्चा आ रहा है, तथा परिवहन सुविधाएं, यानी आने जाने के लिए परिवहन सुविधा की भी व्यवस्था करने की जिम्मेदारी दी गई है यहाँ पे, कि प्रतिपूर्ति की जाती है, यानी ये व्यवस्था कराई जाती है। साथ ही साथ अगर वो व्यक्ति गंभीर है, उसको चोटें लगी हैं, तो दवा की पूर्ति, रक्त बदलने के लिए आवश्यक वस्त्र दिया जाना, भोजन दिया जाना, फल का भी दिए जाने की व्यवस्था की गई है। अब ये सारी सुविधाएं किसको दी जाएंगी? इन व्यक्तियों को जो इस SC/ST एक्ट के तहत पीड़ित हैं, उनके आश्रित हैं, या उसके गवाह हैं, या जो अगर इस तरह से अक्षम हैं तो उनके परिचर हैं। इन सबको ये सुविधा दिए जाने का प्रावधान किया गया है। अब प्रश्न ये है, ये सुविधा लेने के लिए हमें किसके यहाँ आवेदन देना होगा, ये किसकी जिम्मेदारी बनाई गई है, और ये कितने समय के भीतर दिया जाएगा, और ये बात लिखी कहाँ है? तो ये सारी बातें SC/ST एक्ट 1989 में एग्जैक्ट नहीं लिखा है, बल्कि SC/ST एक्ट का जो नियमावली है 1995 का, उसकी धारा 11 में आपको मिलेगा प्रमुख तौर से, वहाँ पे ये बातें लिखी गई हैं। तो स्टेप बाय स्टेप
आपने यहाँ तक समझ लिया। अब ये आवेदन हम लोग किससे करेंगे इसको समझते हैं, लेकिन आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि जितने भी वीडियो अपलोड किए जाएंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। हमें अलग से भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सारी सुविधाएँ आपको पूर्ण रूप से, सारी कानूनी उपचार जितने भी कानून में लिखे हुए हैं वो सब आपको इस चैनल पे उपलब्ध मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और अगर वीडियो समझ में आ जाया करे तो कभी कभार भूल से ही कमेंट भी कर दिया करिए, ठीक है, कि वीडियो सही है या ख़राब। अगर अच्छा लगे तो अच्छा कमेंट, बुरा लगे तो बुरा कमेंट भी आप कर सकते हैं। नहीं समझ में आता है तो कोई बात ही नहीं है, और अपनी जान पहचान के लोगों को शेयर भी कर दिया करिए, जिससे वो लोग भी इसका लाभ ले सकें। और अब प्रश्न ये है कि इसका आवेदन किसके यहाँ दिया जाएगा। साथ ही साथ फिर मैं एक बात कहूँगा कि अगर कोई बच्चा जो LLB करने वाला है, कर रहा है, कर चुका है, और उसको तैयारी करना है इस फील्ड में, लॉ से जुड़ी हुई फील्ड की तैयारी करना है, तो वो इस नंबर पे संपर्क कर सकता है और उसको बेहतर जानकारी दी जाएगी और अपनी सुविधा अनुसार वो अपनी तैयारी को भी कंप्लीट कर सकता है। चलिए, अब प्रश्न ये है कि ये आवेदन किसके यहाँ किया जाएगा, ये कौन सी अथॉरिटी है जिसकी जिम्मेदारी बनाई गई है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, ये वीडियो केवल इस अपराध से पीड़ित व्यक्तियों के लिए ज़रूरी नहीं है, बल्कि जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, अधिवक्ता बंधु, उनको भी ज़रूरी है। साथ ही साथ जो सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिविल सेवा की तैयारी करने वाले जो बच्चे हैं वही अधिकारी के रूप में आ करके इस अधिनियम को प्रभावी करने के लिए उन पर जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो यहाँ जो अथॉरिटी बताई गई है वो कौन है, जिला मजिस्ट्रेट, डीएम, एसडीएम या अन्य कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट जिसे राज्य सरकार अथोराइज करे, उनको ये पावर दी गई है। तो हम ये आवेदन कहाँ देंगे, एसडीएम के यहाँ। अगर वहाँ भी सुनवाई नहीं होती है तो डीएम के यहाँ, और उनकी जिम्मेदारी है कि वो उस अपराध से संबंधित पीड़ित व्यक्ति, उसके आश्रित को, जो गवाह हैं उनको या परिचर को, ठीक है, इस प्रकार की सुविधा प्रदान करें। अब ये सुविधा कितने दिन के भीतर प्रदान किया जाएगा ये भी तो प्रश्न है। तो तुरंत ये सुविधा प्रदान करें। कितने समय में? तुरंत ये सुविधा प्रदान करें, जैसे ही उसको ज़रूरत पड़े। अगर तुरंत नहीं कर सकते हैं तो 3 दिन का समय दिया गया है कि 3 दिन के भीतर ये सुविधा प्रदान करें। ये सब इसी में ही, नियमावली में ही सारी बातें लिखी हुई हैं। तो इस तरह से उम्मीद है कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी कि किस किस तरह के व्यवस्था की बात की गई है। इतना ही नहीं, आप CRPC पढ़ेंगे तो SC/ST एक्ट के अलावा भी अगर किसी जनरल केवल IPC का मुकदमा आप पे चल रहा है तो वहाँ पे भी थाने पर बुलाए जाने पे, अगर किसी को पुलिस स्टेशन पे गवाह को उस मामले से संबंधित या परिचित व्यक्तियों को बुलाया जाता है तो उन्हें भी खर्चा दिए जाने का प्रावधान CRPC की धारा 160 के उपधारा 2 में किया गया है। इतना ही नहीं, जो गवाह हैं और जो कंप्लेनेंट हैं, परिवादी, गवाह अगर कोर्ट में जाता है किसी भी मामले में, वो SC/ST एक्ट की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ये तो मैं बता दिया आपको, अदर केस में भी गवाह और कंप्लेनेंट भी यदि कोर्ट में जाता है तो उसके आने जाने का जो खर्चा है उसको भी दिलाए जाने का प्रावधान CRPC में किया गया है। CRPC की धारा 312 में कंप्लेनेंट और साक्षियों के व्यय की बात की गई है। तो धारा 160 की उपधारा 2 और धारा 312 CRPC में थाने पर बुलाए गए व्यक्तियों को खर्चा दिए जाने की बात, उनके आने जाने का, और जो कोर्ट में जाते हैं कंप्लेनेंट और गवाह, उनके आने जाने का TDA देने की व्यवस्था वहाँ की गई है। अब व्यवहार में कितना दिया जाता है या इस एक्ट के तहत ही व्यवहार में, कानून तो आपको बता दिया, लेकिन व्यवहार में अगर आप देखेंगे तो लागू कुछ नहीं है, कहीं कुछ भी नहीं दिया जाता है, ना के बराबर होता है, लेकिन सब कागज में चढ़ा दिया जाता है, इतना इतना दिया गया है, साइन करवा लिया जाता है, लोगों को पता नहीं है, और उसका पूरा बजट आता है तो बीच में जो भी अधिकारी कर्मचारी हैं ये सब खा जाते हैं पैसा। लेकिन अगर आप जागरूक हैं, अपने अधिकार की मांग करेंगे, नहीं देंगे, आप ऊपर आवेदन करेंगे, बात गवर्नमेंट तक पहुंचेगी तो हर हालत में देना पड़ेगा, अधिकारी खा नहीं सकते हैं।
तो अगर जनता जागरूक है तो वो अपने हक की मांग कर सकेगी और अधिकारियों को उनके हक देना ही पड़ेगा। सरकार जो व्यवस्था कर रखी है वो बीच में ये अधिकारी जो कर्मचारी हैं ये सब मिलके खा जाते हैं। उसका कारण यही है कि जनता जागरूक नहीं है। जनता का जागरूक होना, शिक्षित होना, सामाजिक होना बहुत ज़रूरी है, तभी वो अपने अधिकार का परिवर्तन करा सकते हैं। अन्यथा अधिकार केवल बुकों में लिख करके जो है धूल फांकते रह जाएंगी, उनका कोई मतलब नहीं है। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि जो मैंने यहाँ पे आप लोगों को समझाया है वो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर इसके बाद भी कोई चीज़ कन्फ्यूजन रह जाती है, ठीक है, तो ये नंबर आपको दिया गया है, आप इस नंबर पर संपर्क करके अपनी सुविधा अनुसार अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं।